इन दिनों सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सोशल मीडिया पर BR आम्बेडकर छाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आम्बेडकर को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इसी बीच AI से जनरेटेड एक वीडियो आम्बेडकर के साथ केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने भी शेयर किया और इस तरह आम्बेडकर हर तरफ छाए हुए हैं। कांग्रेस के साथ आम्बेडकर के कैसे रिश्ते थे, ऐसे ही और ये जो विवाद है इस पर बात करेंगे आज। ये है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। कांग्रेस किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरे और जवाब देने खुद अमित शाह आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में ऐसे मौके कम ही देखने को मिले हैं। बुधवार को यानी 18 दिसंबर को ऐसा ही मौका आया जब गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब आम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। मंगलवार को अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान लगभग 1 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया। इस भाषण के एक हिस्से पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने भाषण के एक हिस्से में कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर कहा कि ये लोग संविधान और बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का बचाव करते हुए एक्स पर लिखा कि शाह ने आम्बेडकर को अपमानित करने के काले अध्याय को एक्सपोज किया है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पर आम्बेडकर को चुनाव हराने और भारत रत्न न देने में कोई कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ी थी। अमित शाह का कहना है कि नेहरू जी की आम्बेडकर के प्रति नफरत जग जाहिर है। तो 7 अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। लेकिन असल में आम्बेडकर के नेहरू और कांग्रेस के साथ संबंध कैसे थे? साल 1924 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद आम्बेडकर ने वकालत और दलितों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की थी। इसके अध्यक्ष सर चिमनलाल सीतलवाड़ थे और चेयरमैन खुद BR आम्बेडकर थे।
एसोसिएशन का तात्कालिक उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना और दलितों की समस्याओं को उठाना था। साल 1927 में डॉक्टर आंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके बाद भारत में उन्हें दलितों की आवाज के रूप में पहचान मिली। यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। महाड़ पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है। इस सत्याग्रह से डॉक्टर आंबेडकर के राजनीतिक करियर की शुरुआत मानी जाती है। बीबीसी हिंदी की साइट पर छपी एक रिपोर्ट में लेखक केशव बाघमारे को यह कहते हुए कोट किया गया है कि महाड़ सत्याग्रह में मंच पर मुख्य तस्वीर महात्मा गांधी की थी। बाबा साहब हिंदू धर्म में एक सुधार लाना चाहते थे और छुआछूत को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए वो चाहते थे कि हिंदू धर्म के प्रगतिशील लोग सामने आएं और इस सामाजिक कुरीति को खत्म कर दें। आंबेडकर अछूतों के लिए काम कर रहे थे और उस दौरान महात्मा गांधी भी इस वर्ग की आवाज उठा रहे थे, लेकिन दोनों के काम करने के अपने अपने तरीके थे। आंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। गांधी सालों से दलितों के लिए काम कर रहे थे और अब आंबेडकर इस विमर्श के केंद्र में आ गए। 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में दोनों के बीच पहली बैठक तय हुई, यानी गांधी और आंबेडकर के बीच। ये मुलाकात काफी दिलचस्प थी। आंबेडकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की दलितों के प्रति सहानुभूति औपचारिकता भर है। महात्मा गांधी ने आंबेडकर को शांत करने की कोशिश की और उन्हें मातृभूमि के संघर्ष में एक महान देशभक्त बताया। आंबेडकर ने इस पर जवाब दिया कि गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी अछूत इस भूमि पर गर्व नहीं कर सकता जहां उसके साथ बिल्लियों और कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। दोनों के बीच इस बातचीत का जिक्र शशि थरूर की किताब आंबेडकर अ लाइफ में मिलता है। गांधी आंबेडकर के बीच जो तनाव है और पूना पैक्ट, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। साल 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दलितों, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और अन्य लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई थी। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गई थी। इन निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को ही वोट देने का अधिकार था। गांधी जी को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसके खिलाफ सितंबर 1932 में गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में अपना अनशन शुरू किया और देश में तनाव का माहौल बन गया। तब आंबेडकर ने कहा था कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन गांधी जी को कोई नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। 22 सितंबर को आंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल गए। आंबेडकर ने कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और इस पर गांधी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों की जगह आरक्षित सीटों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। डॉक्टर आंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को अछूतों के लिए 147 से ज्यादा आरक्षित सीटों के साथ पूना पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट ने आंबेडकर और कांग्रेस के बीच गहरी खाई को सामने ला दिया। आंबेडकर का मानना था कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों से समझौता किया है, जिसके कारण उन्होंने खुद को पार्टी से दूर कर लिया। 1955 में बीबीसी को एक वीडियो इंटरव्यू दिया था आंबेडकर ने और तब उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य होता है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। पश्चिम से उनका तात्पर्य पश्चिमी देशों से था। जहां तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं और वो युग निर्माण करने वाले नहीं हैं। डॉक्टर आंबेडकर की आज़ादी के संघर्ष में भूमिका को लेकर आज भी सवाल उठाए जाते हैं और आलोचना की जाती है। साल 1942 से लेकर 1946 तक जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, तब आंबेडकर वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, तब आंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। इसमें कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही पहली संसद के सदस्य बने थे और इसके बाद जुलाई 1946 में आंबेडकर संयुक्त बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तब संयुक्त बंगाल के एक महत्वपूर्ण दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी की मदद से आंबेडकर ने खुलना से उपचुनाव लड़ा और जीतकर संविधान सभा पहुंचे। आंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए मुस्लिम लीग ने अपने जीते हुए उम्मीदवार को इस्तीफा दिलवाया और फिर हुए उपचुनाव में मुस्लिम लीग के समर्थन से उनको वहां से खड़ा करवाया। देश के विभाजन के बाद आंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र खुलना पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां चला गया और आंबेडकर के सामने संविधान सभा में पहुंचने की चुनौती आ गई।
बाबा साहेब दोबारा संविधान सभा में गांधी जी की इच्छा से गए थे। कांग्रेस और बाबा साहेब के बीच मतभेद जगजाहिर थे, लेकिन फिर भी गांधी जी चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा में रहें। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल को बुलाया और कहा कि मुझे हर हाल में अंबेडकर संविधान सभा में चाहिए। दोनों ने फिर बाबा साहब को खत लिखे और फिर बाबा साहब को मुंबई प्रांत से चुनकर भेजा गया। कांग्रेस ने मुंबई में अपने एक नेता M.R. जयकर को इस्तीफा दिलवाकर वहां से अंबेडकर को खड़ा करवाया और सदन में भेजा। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया और जैसा आप सब जानते हैं कि बाबा साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। आज भी भारत को आज़ादी मिली, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे। पुरुष एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे, लेकिन विधवा महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा जाता था और महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं था। अंबेडकर इन समस्याओं से भलीभांति परिचित थे और इसलिए उन्होंने 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इसमें संपत्ति, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी कानून शामिल थे। अंबेडकर ने इस कानून को अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार उपाय बताया था और इस बिल का देश भर में जमकर विरोध हुआ। अंबेडकर के बिल के पक्ष में तर्क और नेहरू का समर्थन काम नहीं आया और 9 अप्रैल 1948 को इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 में इस बिल को फिर से संसद में पेश किया गया, लेकिन एक बार फिर से सदस्यों ने इसका विरोध किया। संसद में जनसंघ और कांग्रेस का एक हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था। विरोध करने वालों के मुख्य रूप से 2 तर्क थे। पहला कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं हैं, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार उनके पास नहीं है। दूसरा तर्क ये था कि इन कानून को सभी पर लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता बने। अंबेडकर कहते थे कि भारतीय विधानमंडल द्वारा अतीत में पारित या भविष्य में पारित होने वाले किसी भी कानून की तुलना इसके यानी हिंदू कोड बिल के महत्व के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। समुदायों के बीच और लिंग के बीच असमानता हिंदू समाज की आत्मा है। इसे अछूता छोड़कर आर्थिक समस्याओं से संबंधित कानून पारित करना हमारे संविधान का मजाक बनाना और गोबर के ढेर पर महल बनाना है। लेकिन यह बिल अंबेडकर के कानून मंत्री रहते हुए पास नहीं हो सका और अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहला आम चुनाव जब हुआ 1951-52 में और तब अंबेडकर जो हारे, उसका किस्सा भी आपको सुनना चाहिए कि भारत की आज़ादी के 4 साल बाद पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। यह प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 महीने तक चली। पहले चुनाव में 489 लोकसभा सीटों के लिए 50 से अधिक पार्टियों के 1500 से अधिक उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और इनमें से 100 निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय थे, यानी 2 से ज़्यादा सदस्य, उसमें 2 सदस्य चुने जाते थे। अभी तो 1 चुने जाते हैं, यानी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 2 सांसद, एक सामान्य वर्ग से और दूसरे आरक्षित वर्ग से चुने जाते थे। बाबा साहेब अंबेडकर तत्कालीन बॉम्बे प्रांत से अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका चुनावी क्षेत्र उत्तरी मुंबई था और ये 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था। कांग्रेस ने अंबेडकर के खिलाफ नारायण काजरोलकर को उतारा था। काजरोलकर साहब का दूध का बिजनेस था। चुनाव हुए और नतीजों ने सारे देश को चौंका दिया जब एक दूध बेचने वाले काजरोलकर साहब ने अंबेडकर साहब को हरा दिया। तो काजरोलकर साहब को 1,38,137 वोट मिले थे, जबकि बाबा साहब अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले थे। कांग्रेस के काजरोलकर ने अंबेडकर को हराया, वो भी पूरे 14,561 वोटों से। तब से लगातार ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर बाबा साहब को हराया। क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा किया था? इसे समझने के लिए उस समय की घटनाओं को देखना पड़ेगा। एस.के. पाटिल उस समय मुंबई कांग्रेस के प्रमुख हुआ करते थे। मुंबई में पाटिल का दबदबा था और चुनाव के कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि अगर अंबेडकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। फिर उन्होंने उम्मीदवार क्यों दिया? आचार्य अत्रे अपनी मराठी की भाषा की किताब है कन्हेचे पाणी, उसमें उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर की पार्टी और समाजवादियों का गठबंधन हुआ तो एस.के. पाटिल इससे नाराज हो गए और उन्होंने नारायण काजरोलकर को बतौर कांग्रेसी प्रत्याशी अंबेडकर के खिलाफ उतार दिया। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि एस.के. पाटिल समाजवादियों के कट्टर विरोधी थे। समाजवादियों और कम्युनिस्टों के प्रति उनका गुस्सा जगजाहिर था। हालांकि पाटिल ने तब घोषणा की थी, जब उन्होंने घोषणा की थी तब अंबेडकर नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे। एक वर्ग ये भी मानता है कि कम्युनिस्टों की वजह से अंबेडकर चुनाव हारे थे।
उनका तर्क है कि कम्युनिस्टों ने उस समय आम्बेडकर के खिलाफ वोट करने की अपील की थी और काजरोलकर को इसका फायदा हुआ था। आम्बेडकर इस हार से इतने सदमे में आए कि पहले से ही कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे और आम्बेडकर का स्वास्थ्य इस दौरान पूरी तरह खराब हो गया। बाद में आम्बेडकर बंबई प्रांत से राज्यसभा में चले गए, लेकिन वे लोकसभा में जाना चाहते थे। इसके 2 साल बाद ही भंडारा में उपचुनाव हुए तो आम्बेडकर वहां से खड़े हुए। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें वहां भी हरा दिया। ये आम्बेडकर का आखिरी चुनाव था, क्योंकि 2 साल बाद यानी 1956 में उनकी मृत्यु हुई। इसलिए बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की राजनीतिक विरासत को लेकर आज अगर दावे किए जाते हैं तो इतिहास को पलटकर भी देखना होगा कि उनके जीवित रहते कौन लोग उनके विरोध में थे और कौन लोग उनके सपोर्ट में। आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज द वॉइस और द मंजीत ठाकुर शो। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर नई बातचीत के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।